बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदुना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 और ओवरऑल ऑनलाइन क्लासेस के चैप्टर नंबर 25 के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लोगों ने ट्रेंड डिस्कस करने हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी नाम से ज़ाहिर है। पहला इसमें दो पार्ट हैं, एक है आयोनाइजेशन और दूसरा है एनर्जी रिक्वायर्ड। इट मींस कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि किसी एलिमेंट को उसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। ये कम अज कम वो एनर्जी की मिकदार है जो हमें चाहिए टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड यानी अलग थलग गैसी एटम के बैरूनी शेल यानी सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे उस एलिमेंट की क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट है वो एटम के स्टेट में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी ना ज्यादा हो ना कम हो, मतलब नॉर्मल एनर्जी हो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि हम इसको गर्म ना किया हो, पहले से ये नॉर्मल स्टेट में हो। उसके बाद आगे इसके एक एग्जांपल है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 496 किलोग्राम पर मोल। के एक मोल सोडियम के एटमों में यानी 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हों सोडियम के, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर उन सभी को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 496 किलो जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब आगे, एलिमेंट विद ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव मोर देन वन वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जिनके आउटरमोस्ट शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उनके आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज भी एक से ज्यादा होती है। जैसे मैग्नीशियम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 738 किलो जूल पर मोल, IE1 आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ये पहली एनर्जी है, ये इसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। है पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन। सिमिलरली सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1145। ये देखो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी है, क्योंकि पहला तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना था ना, अब एक पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना। आपको पता है पॉजिटिव आयन का भी ऊपर वाले केस में आपने पढ़ा कि चार्ज पॉजिटिव आयन का साइज भी छोटा होता है, और छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के न्यूक्लियस के क्या हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं, और करीब होने की वजह से अट्रैक्शन उन पर न्यूक्लियस की ज्यादा होती है। अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब इनका ट्रेंड, पहला ट्रेंड है वेरिएशन इन ग्रुप, ठीक है। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को मुतासर करते हैं, इन्हीं फैक्टर्स की बेस पर हम बताएंगे कि इसका ग्रुप में क्या ट्रेंड है। पहला फैक्टर आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में, ये डिटेल से है जी। फैक्टर अपॉन विच आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम मेनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कितनी मैग्नीट्यूड है, एटम का साइज क्या है, और शील्डिंग इफेक्ट कितना है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट इज एक्चुअली द रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि सबसे बाहर वाले शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन की कमी है, रिपल्शन का मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन की कमी होगी, ठीक है। और वो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, और वो शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा मतलब ये कि दरमियान न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी, तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा कम होगा, मतलब दरमियान में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे ये उसने बताया हुआ है कि साइज कैसे इफेक्ट करता है, शील्डिंग इफेक्ट कैसे इफेक्ट करती है। शील्डिंग इफेक्ट का तो अभी मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे इफेक्ट करता है, तो बारी बारी इन सभी को डिस्कस करके फिर इस ट्रेंड को देखेंगे। दिस इफेक्ट इंक्रीजेस द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते जाते हैं ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल सक्सेसिवली। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा शेल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए शेल में भी इजाफा होता है, साइज भी बढ़ता रहता है इन ईच पीरियड। अगले पीरियड में, मतलब मैंने आपको कल आपको बताया था कि मैं आपको वो पीरियोडिक टेबल को शेयर करूँ ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर लूँ ताकि आपको ये चीज वाजे हो जाए। देखें, मेरी बात सुने, अब यहाँ पे देखें ऊपर से नीचे, ये इस ग्रुप को, इसको थोड़ा सा मैं नहीं कर सकता, पीडीएफ की फाइल है, इसको रोटेट नहीं कर सकता। अगर पिक्चर होती तो मैं इसको रोटेट कर देता। देखें ऊपर से नीचे, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा है। इसमें कितने शेल हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। जितना शेल का नंबर है उतनी उनकी शेल की जितना पीरियड का नंबर है उतनी शेल्स की तादाद है। अब देखिए ऊपर से नीचे शेल्स में बढ़ते जा रहे हैं। इसमें दो शेल हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है और इसमें 7 है। इसका मतलब है शेल बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस और उनके इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और इस तरह इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जा रहा है? आसान होता जा रहा है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होती है? कम होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, ये देखें, आप इसको नीचे करके शिफ्ट कर लें तो फिर आपको और ज्यादा वाजे हो जाएगा। ये तो था साइज के हवाले से था, नहीं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ही है। चले देखें, अब ये देखें, पहले इसका देख लें, ये वही है। ठीक है, देखें तो सक्सेसिव पीरियड में शेल का क्या होता जा रहा है? इजाफा है ग्रुप में। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्ड द न्यूक्लियस, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को शील्ड करते हैं, इसलिए गोइंग डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जब आते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बट द साइज ऑफ एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजिंग शील्डिंग इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग इफेक्ट यानी दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज, दोनों बढ़ते हैं। देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अब ये वो रीजन आ गई, पहले उसने फैक्टर्स को डिस्कस किया, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद साइज क्यों ऐसे बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ता है ना। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन साथ साथ एटम का साइज और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ते हैं, जिस वजह से अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। उसके बाद उसने एक मिसाल दी हुई है, दैट इज व्हाई अल्कली मेटल, जो अल्कली मेटल्स हैं, एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम, सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, ठीक है, देन दैट ऑफ लिथियम, लिथियम के मुकाबले में सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, शील्डिंग इफेक्ट भी कम है, और सीजियम का साइज बड़ा है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा है। इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि अट्रैक्शन ऑन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। और ये उसने दिखाया भी हुआ है कि जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी देखें ऊपर से नीचे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब वेरिएशन इन पीरियड, अक्रॉस पीरियड बात कर लें। जनरली आपको पता है लेफ्ट से राइट साइज छोटा होता है, पढ़ा हुआ है आपने, स्मॉलर द एटम ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज और एटम साइज छोटा होगा, मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, ज्यादा मजबूती के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जुड़े होंगे।
एंड हेंस हायर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम। इसका मतलब एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब वो ट्रेंड बता रहा है, बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, खब्बे से सजे मूव करें तो देन आउटर शेल रिमेन्स द सेम। आउटर शेल तो वही रहता है, जैसे पीरियड में दूसरा पीरियड है तो इसमें क्या मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल दूसरा ही होगा, ठीक है, शेल में इजाफा नहीं हो रहा पीरियड में, ठीक है। वाइल न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद क्या होती जा रही है, बढ़ती है, और वो इफेक्टिवली बढ़ती जा रही है। एंड दैट मेक द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि अट्रैक्शन ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एंड हेंस वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेफ्ट साइड क्या बढ़ती है। अब आगे ये भी लिखा हुआ है, ऑल्दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज इन केस ऑफ इन केस, बट शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट वेरी इफेक्टिव विद इन द सेम शेल। आप देखें लेफ्ट से राइट अगर आप बात करें तो फर्ज करें दूसरे पीरियड की बात कर लें, दूसरे पीरियड में आपके पास है लिथियम, ये टेबल अगर मैं शेयर करूं आपके साथ तो वो पेज नंबर 7 पे था आई थिंक, हाँ यही है, ठीक है। तो देखें इसमें अगर आप दूसरे पीरियड की बात करें, इसको एक्सटेंड कर लूं जरा, ये देखें दूसरे पीरियड की बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट शेल दूसरा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले शेल में 2 हैं सभी में, अब शील्डिंग इफेक्ट तो 2 इलेक्ट्रॉन का है, किनके ऊपर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम नहीं होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे अगर वापस आए उसी पेज नंबर 11 पे तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। आगे लिखा भी हुआ है इसमें विद इन द सेम शेल, उसी शेल में, क्योंकि वो एक ही शेल, दूसरा शेल है ना आउटरमोस्ट, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव। एंड द ट्रेंड, अब ये ट्रेंड उसने डायग्राम के साथ दिखाया हुआ है, द फिगर शोज रिवील दैट। इसमें एक और चीज है कि इनर्ट गैसेज हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखें ये हाइड्रोजन पहले पीरियड में, हीलियम भी पहले पीरियड में, देखो नीचे से ऊपर बढ़ रही है, लेकिन अब देखें यहां पर ये दूसरे पीरियड की बात करें, लिथियम से बेरिलियम बढ़ रही है, फिर बोरॉन की कम हो जाती है। इसका मतलब है कि एबनॉर्मल बिहेवियर किसने शो किया, बेरिलियम ने, अपना एक्स्ट्रा एनर्जी शो कर दी है कि इसको आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए उसकी भी रीजन है। अब आगे देखें, मैं आपको वो रीजन भी बताता हूँ। बोरॉन से कार्बन और ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन आप देखें नोबल गैस नियॉन है मैक्सिमम। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक्स्ट्रा चला गया, अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट गया, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल से क्या हो गई है, ज्यादा। इसका मतलब है कि दूसरे पीरियड में दूसरे ग्रुप में बेरिलियम और 5वें ग्रुप में नाइट्रोजन ने अपना एनोमलस बिहेवियर शो किया है। एनोमलस बिहेवियर का मतलब है कि इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा आयोनाइजेशन एनर्जी शो किया है। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन भी है, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद शेयर करता हूं, फिर मैं आपको इसमें इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। अब इसी तरह आप ये तीसरे पीरियड की बात करें तो नीचे से ऊपर देखें, यहां पे भी वही दूसरा मैग्नीशियम और फास्फोरस, इन्होंने अपना एनोमलस बिहेवियर शो किया। ये दूसरे ग्रुप का है और ये किसका है, 5वें ग्रुप का है। क्यों ऐसा किया है, मैं इसकी रीजन आपको डायग्राम के साथ समझा के बताता हूँ, फिर आपको ये समझ आएगी। मैं इंशाल्लाह इसको अभी शेयर करता हूँ, ठीक है। और देखें अब नोबल गैसों में उसने बताया हुआ है कि जो इनके आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, और इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब सवाल रह गया कि बेरिलियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और फास्फोरस ने अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्स्ट्रा क्यों शो की। अब इसकी मैं बताता हूँ। अगर आप बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ना तो इसके आउटरमोस्ट शेल के एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम के भी आउटरमोस्ट शेल के एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एस सबशेल दोनों में कंप्लीट है, अब एस सबशेल दोनों में कंप्लीट है। अभी आपने बताया नोबल गैसों में भी
वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसका मतलब है इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना उस s में से मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब आप नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो इनके आउटरमोस्ट शेल के जो p सब शेल होगा दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन मतलब p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 आधे इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है ना ऑर्बिट। जब हाफ फिल्ड हो जाए तो हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि हाफ फिल्ड में से और कंप्लीटली फिल्ड एस सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने बाकी रूटीन से क्या हो जाती है, पीरियड के बाकी मेम्ब्रान से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। बाकी तो अपनी नॉर्मल रूटीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही रहने दें, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक करेक्टर, इन दोनों को साथ अगर चांस मिला तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम अगली बातें कल के लेक्चर में करेंगे। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतने ही रहने दें। अल्लाह हाफिज।